ठीक है। तो अभी तक आप देखें कि कैसे फ्री रेडिकल्स बहुत तरह के मेडिकल कंडीशंस को उत्पन्न कर रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स उनसे हमें बचाते हैं। तो जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौतें होती हैं। जो भी जल्दी जो मौत हो रही है उसमें 50% जो वजह है उसका रोल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का है। इट इज अकाउंटेबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ ऑल द डेथ्स। और ये ऑक्सीडेटिव इवेंट्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, ये काउज कर रहे हैं, एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है ऑक्सीडेटिव इवेंट्स। तो इसलिए अगर इन ऑक्सीडेटिव इवेंट्स को रोका जाए, क्योंकि ऑक्सीडेटिव इवेंट्स हो रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है फ्री रेडिकल के ज़्यादा फॉर्मेशन से, फ्री रेडिकल का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज जिसके से वो व्यक्ति एक्सपोज्ड है या हो रहा है कर रहा है। ओके, इंटरनल को तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूड प्रोसेस रेस्पिरेशन होगा ही। ओके, एक्सटर्नल को हम कर्टेल कर सकते हैं। ओके, और इंटरनल को कर्टेल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट फिर और लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। समझ रहे बात को? क्योंकि क्या होता है अभी आपको बताया ही कि अगर लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगा अगर वो इससे बच जाए तो, ऑक्सीडेटिव इवेंट से बच जाए तो। ठीक है, अगर बच जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो कौन बचाएगा? कौन? एंटीऑक्सीडेंट। और क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है एलडीएल में। ओके, और इसके ऑक्सीडेशन से, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एलडीएल में है इसके कोर में, उफा इसके कोर में है और ये ऑक्सीडाइज होगा। कौन करेगा ऑक्सीडाइज? HO पहले, हाइड्रोक्सिल आयन, और इनके ऑक्सीडेशन से ये ऑक्सीडाइज करेंगे लिपिड के अंदर, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड दैट एलडीएल विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। This oxidized LDL will cause further damage. It will damage the endothelial cells present in the blood vessel. Okay, आ रहा है समझ में? ब्लड वेसल्स में आप जान लीजिए 3 तरह के सेल्स होते हैं। खून की धमनियों में 3 तरह के सेल्स होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल, और तीसरा माइक्रोफाज। और ये तीनों सेल भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्री रेडिकल के जनरेशन। ठीक, ये तीनों सेल कंट्रीब्यूट करते हैं फ्री रेडिकल के जनरेशन। एंडोथेलियल सेल, एसएमसी, मैक्रोफेज। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो पर्सन स्मोक कर रहा है, उसका ब्लड में जा रहा है, स्मोक से मटेरियल जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो जो है एंडोथेलियल सेल्स में फिर फ्री रेडिकल जनरेशन को काउज कर देगा।
ओके, वहां से एंडोथेलियल सेल से और स्मूथ मसल सेल और मैक्रोफाज, ये तो फैगोसाइटोसिस कर ही रहा है। ब्लड में बहुत सारे आपके पैथोजन एंट्री करते हैं, उनको फैगोसाइटोसिस, इम्यून सिस्टम में डिफेंस के लिए उनको फैगोसाइटोसिस करेगा ही करेगा। ठीक है, उसको रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज पर्सन विल डाई ऑफ इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से, और स्मूथ मसल सेल में भी जो अंदर मेटाबोलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से, और एंडोथेलियल सेल्स में भी जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसकी वजह से ये फ्री रेडिकल जनरेशन हो रहे हैं। और ये फ्री रेडिकल्स जो है फिर रिलीज होंगे, रिलीज होकर के दे विल काउज लिपिड पर ऑक्सीडेशन। इसको सिर्फ अभी जान लीजिए, इसके डिटेल मैकेनिज्म में मतलब बताऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लिपिड पर ऑक्सीडेशन मतलब ये है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जिसमें पहले तो एक रेडिकल अटैक किया लिपिड मॉलिक्यूल को, और उसके बाद लिपिड मॉलिक्यूल्स में फिर एक सीरीज ऑफ इवेंट, वन आफ्टर अनदर, अनदर आफ्टर अनदर, वन मॉलिक्यूल आफ्टर अनदर मॉलिक्यूल, ये सब ऑक्सीडाइज होते चले जाते हैं। तो ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एलडीएल के अंदर होता है। एलडीएल के अंदर किसका हुआ? पूफा का हुआ लिपिड पर ऑक्सीडेशन। पूफा का लिपिड पर ऑक्सीडेशन हुआ एलडीएल के अंदर। एलडीएल कहाँ से रिलीज हुआ? ब्लड में जो भी डाइटरी फैट लिए उनका पैकिंग होकर के ये स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल के रूप में, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है ये, इसमें प्रोटीन को मिला करके इसको सॉल्युबल बनाया जाता है किसी तरह ब्लड में, क्योंकि वाटर है, तब ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस एलडीएल जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ब्लड वेसल में एलडीएल है, पार्टिकल्स हैं, ओके, ये हो रहे हैं। और यहीं ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, मैक्रोफाजेज हैं। दिस विल रिलीज फ्री रेडिकल्स। इस फ्री रेडिकल के रिलीज होने से एलडीएल के कोर में पूफा है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ लिपिड पर ऑक्सीडेशन। एंड क्या होगा उसके बाद? लिपिड पर ऑक्सीडेशन से हाई लेवल ऑफ ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स विल बी जनरेटेड, और उसकी वजह से ब्लड वेसल डैमेज होंगे, और यह रिएक्शन प्रोसेस फिर फर्दर भी कंटिन्यूड रहेगा, और जिसकी वजह से फोम सेल्स का जनरेशन होगा, सेल डेथ होगा, फोम सेल्स का जनरेशन होगा। इस डेब्रिस में सीरम प्रोटीन्स, डेड सेल्स, अदर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, सब एक मास, स्टिकी मास, चिपकने वाला मास बन गया, चिपचिपा पदार्थ, और ये चिपक गया और ये चिपका हुआ रहेगा। चिपक गया ना, यहीं से प्रोड्यूस बनना शुरू हुआ, इनिशिएशन हुआ, और यही चिपका रहेगा, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अल्टीमेटली इट विल ब्लॉक द ब्लड फ्लो। तो फिर व्यक्ति जो है आगे माँ आगे बाप करेगा। तो ये कंटिन्यूड हाई लेवल ऑफ ऑक्सीडाइज्ड लिपिड जो है ब्लड वेसल को डैमेज कर रहे हैं, और ये रिएक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहने से, फोम सेल जनरेट होने से, और ये प्लाक फॉर्मेशन होने से, उसकी वजह से आर्थ्रोस्क्लेरोसिस उस व्यक्ति को हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये ऑक्सीडाइज एलडीएल जो है, ये एलडीएल जब ऑक्सीडाइज हो रहा है लिपिड पर ऑक्सीडेशन से, ओके, पूफा का ऑक्सीडाइज एलडीएल इज आपका जो है एंथ्रोजेनिक है, एंथ्रोजेनिक सब्सटेंस है। मतलब ये सब्सटेंस आपके एथेरोस्क्लेरोसिस को काउज करेंगे। एंथ्रोजेनिक, एथेरोस्क्लेरोसिस को काउज करने वाले सब्सटेंस एंथ्रोजेनिक। एंथ्रोजेनिक सब्सटेंस का एग्जांपल हो गया आपका ऑक्सीडाइज एलडीएल। ऑक्सीडाइज एलडीएल कहाँ से आया हुआ?
एलडीएल के कोर में पूफा है, पूफा को ऑक्सीडाइज कर दिया, फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ एंडोथेलियल सेल से, स्मूथ मसल सेल से, मैक्रोफाज से, ये इसको किया, वो उसको किया। ओके, ये एलडीएल जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है पार्टिकल, यहीं से उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। उसके ऑक्सीडेशन से क्या हुआ, लिपिड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका लेवल, ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स का लेवल बढ़ गया और वो ब्लड वेसल डैमेज कर दिए। कैसे? क्योंकि वो एंथ्रोजेनिक है और वो जनरेशन ऑफ फोम सेल्स किए जिससे प्लाक फॉर्मेशन हुआ और इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। आया समझ में? यस सर। इतना ही नहीं, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जो है आपका साइटोटॉक्सिक भी होता है, ये डायरेक्टली भी डैमेज कर सकता है एंडोथेलियल सेल को। ठीक है, क्या कर किया, एंडोथेलियल सेल्स रेडिकल निकाला, वो एलडीएल को तब्दील कर दिया। तब्दील एलडीएल जो है इसी को फिर डैमेज कर देता है, जिस डाल पर बैठा है उसी को काट दिया एंडोथेलियल। लेकिन उस क्या करेगा, उसका कोई दोस्त थोड़ी है। यहाँ पर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ही, ऑक्सीजन कंजम्पशन होगा ही, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा ही, स्मूथ मसल में भी चलेगा, मैक्रोफाज में फेगोसाइटोसिस होगा ही, और इस सब प्रक्रिया से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे ही। फ्री रेडिकल जो जनरेट होंगे वो एलडीएल को चेंज कर देंगे, तो एलडीएल जो ऑक्सीडाइज हो गया, वो ऑक्सीडाइज एलडीएल इन्हीं सेल्स को फिर डैमेज कर देता है। समझे बात को? तो इसको आपको ये एडवाइस किया जाता है कि अगर व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचना है, तो अब जिसको हो गया एक बार कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसको तो हो गया, तो या तो उसका ट्रीटमेंट कर दो, उसके बाद उसको फिर बोलो कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में लें, जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, ओके, विटामिन सी। लेकिन इस कंडीशन में जैसे विटामिन ई और बीटा कैरोटीन ये दो पाए गए हैं पोटेंट कार्डियो, ये बहुत ही प्रिवेंट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से। दे प्ले वाइटल रोल इन द प्रिवेंशन अगेंस्ट दिस डिजीज कंडीशन। कौन कौन? बीटा कैरोटीन और विटामिन ई। ठीक है, तो या तो कोई हेल्दी मनुष्य वो अपना प्रचुर मात्रा में इनका सेवन कर रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचा रहेगा। लेकिन अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कराएगा, उसके बाद वो प्रचुर मात्रा में इन सब्सटेंसेस को लेगा। फिर परहेज जो करना है कि हाई फैटी डाइट उसके खाने में नहीं होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? इतना समझ गए आप लोग? यस सर। कार्सिनोजेनेसिस में भी डिस्कस किए, यानी ट्यूमर फॉर्मेशन, यानी कैंसर। हुआ कैंसर, इसमें भी रोल है किसका? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन स्पीसीज जनरेट होते हैं, जैसे कि सुपर ऑक्साइड एनायन, आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड या हाइड्रोक्सी रेडिकल, इस केस में नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, और नाइट्रिक ऑक्साइड उसके बाद फिर और उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो भी, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें कार्सिनोजेनेसिस में, दीज रेडिकल्स जिनका नाम लिए भी, क्योंकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिनका अभी हम नाम लिए, ये डीएनए डैमेज करते हैं। क्योंकि और डीएनए जो डैमेज होता है इन फ्री रेडिकल से, उसमें जैसे कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तो एक स्ट्रैंड इसका ब्रेक हो गया, स्टैंड ब्रेक। तो क्या हो गया? डीएनए डैमेज हो गया, बेस मॉडिफिकेशन हो गया। मान लो जैसे एचओ जो है वो पायरिमिडीन को
पायरिमिडिन्स है ना आपके, यूरेसिल और सॉरी यूरेसिल तो आरएनए में होगा आपका, साइटोसिन और थाइमिन। तो इसमें क्या है, एक ही रिंग है, देखा होगा अपने स्ट्रक्चर, और इसमें डबल बॉन्ड्स हैं। इन डबल बॉन्ड्स को अटैक करता है, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया पायरिमिडिन्स का, तो आपका डीएनए में नाइट्रोजनस बेस जो है उसका प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया। तो नाउ दैट विल नॉट फंक्शन एज दैट बेस। तो वहां पर ऑल्दो मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस है, बट वो हो गया संट, उसका कोई मतलब नहीं, वो इंफॉर्मेशन में एक ब्लैक डॉट हो गया। डीएनए पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन है, बीच में एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गया, तो क्या हो सकता है, वो रीडिंग फ्रेम बदल सकता है। ओके, उससे जो जीन प्रोडक्ट बनेगा वो पूरा डिफेक्टिव हो जाएगा। फिर आगे का जो प्रोटीन फॉर्मेशन ट्रांसलेशन है वो उसका हो नहीं पाया उस प्रोटीन का, तो अल्टीमेटली जो फंक्शन एसोसिएटेड है दैट विल बी लॉस्ट। सो ये जो है आपके करते हैं मतलब डीएनए लेवल पर क्या चेंज हुआ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो ये डीएनए को एक तो स्टैंड ब्रेक कर सकते हैं, फिर आपका बेस मॉडिफिकेशंस जैसे ये, फिर आपका डीएनए और प्रोटीन के साथ उनका क्रॉस लिंकिंग भी हो सकता है, डीएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, तो इन प्रोटीन के साथ इनका परमानेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एसेस ही नहीं कर पाएगा इस एरिया का इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन वहाँ का, अगर वहाँ कोई जीन है उस रीजन में जहाँ पर ये लिंकिंग हो गया उसका प्रोटीन के साथ, तो वो जीन लॉक खराब हो गया जीन, ठीक। या कोई और दूसरा तरह का प्रोटीन आया, हिस्टोन नहीं, कोई दूसरा तरह का प्रोटीन, हिस्टोन में मॉडिफिकेशन हो गया, या कोई दूसरा प्रोटीन आया उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, उसके साथ क्रॉस लिंकिंग हो गई डीएनए का, तो फिर डीएनए वो रीजन जो है डीएनए का दैट विल बी इनएसेसिबल। तो ये बेसिकली एक तरह का एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है, और ये मतलब ये डैमेज है एक तरह से, मॉडिफिकेशन नहीं कहेंगे, बेस मॉडिफिकेशन इज बेसिकली डैमेज। तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म एंजाइम्स हैं, वो डीएनए को कॉन्स्टेंटली रिपेयर करते रहते हैं, अगर उनकी पकड़ में आ गया ये सब डैमेज तो कर देंगे रिपेयर, अदरवाइज उनसे अगर बच गए, क्योंकि डीएनए जो है हेट्रोक्रोमेटाइज हो गया, अगर इनएसेसिबल हो गया, डैमेज हो करके इनएसेसिबल हो गया, तो वो डैमेज रिपेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटाइज है तो वो आगे का, चूंकि उसका सेल जीन का प्रोडक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट सेल, तो कोई दिक्कत नहीं है हेट्रोक्रोमेटाइज होने के बाद भी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये चेंजेस अगर जर्म लाइन में इंट्रोड्यूस हो गया और हेट्रोक्रोमेटाइज है, उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो यह इंफॉर्मेशन जो चेंज हुआ वो नेक्स्ट जनरेशन को पास हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा तो उसके बॉडी के सारे सेल्स जो हैं, जर्म लाइन में म्यूटेशन हुआ है उनके बॉडी के सारे सेल्स में वो मॉडिफिकेशन मौजूद होगा, वो चेंज रहेगा। तो अब वो उसका ऑफस्प्रिंग अफेक्ट हो सकता है, अगर ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के रूल को डोमिनेंस और रिसेसिव वाला जो फॉलो कर रहा है, अगर क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में जीन है, वाइल्ड टाइप होमोजाइगस है, वाइल्ड अगर हेट्रोजाइगस है तो वाइल्ड टाइप होमोजाइगस जैसा उसका फिनोटाइप हो जाएगा, होता है। अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो उनको, तो वो व्यक्ति उस बीमारी से बच जाएगा। अगर एक भी, क्योंकि दूसरा जो अच्छा जीन है वो नॉन डिफेक्टिव जीन है दैट विल टेक द फंक्शन। अगर दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हो गया, यानी जिस लड़की से शादी किया वो भी उस जीन का, उसमें वो म्यूटेटेड फॉर्म है, बट वो हेट्रोजाइगस थी इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं था, दो हेट्रोजाइगोट आपस में मैच कर गए
मेट कर गए तो फिर होमोजाइगस रिसेसिव पैदा हो गया बच्चा, और होमोजाइगस रिसेसिव होने से उसमें वो बीमारी अपीयर हो जाएगी, जिस जो वो बीमारी उस जीन से एसोसिएटेड जो बीमारी है वो उसमें मॉर्फोलॉजी उसका फिनोटाइप आ जाएगा। समझ रहे बात को? हेलो, Yes, sir. तो बहुत सारे स्टडीज में ऐसा साबित किया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्सिनोजेनेसिस। और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में भी वो चला जाएगा अगर जर्म लाइन में म्यूटेशन हो गया, और अल्टीमेटली कैंसर तो होगा ही। म्यूटाजेनेसिस हो रहा है, डीएनए में जो भी चेंज है वो सारे चेंजेस म्यूटाजेनेसिस कहलाते हैं, और ये म्यूटाजेनेसिस हो रहे हैं इसी फ्री रेडिकल के अटैक से। एचओ अटैक किया डीएनए पर, तो उससे, और एचओ जो है हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये रेडिएशन से भी रिलीज हो सकते हैं, बन सकते हैं रेडिएशन, और डाइटरी सोर्स से भी या इंट्रिंसिक इंटरनल सोर्सेज से भी आ सकते हैं एचओ, और ये डीएनए डैमेज करेंगे। ठीक है, डीएनए डैमेज करेगा एचओ, और एचओ क्या करेगा, पायरिमिडीन को, अभी बताया आपको, पायरिमिडीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बना देगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा उसके बगल वाला एटम से, तो पूरा बेस का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, और म्यूटाजेनेसिस हो गया, कार्सिनोजेनेसिस फिर उसके बाद हो जाएगा, कार्सिनोजेनेसिस हो गया, कैंसर हो गया। लिपिड परऑक्सीडेजेज भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिर्फ यही नहीं, लिपिड रेडिएशन से भी हो रहा है, ये ल्यूकेमिया इससे हो रहा है, लिपिड परऑक्सीडेशन से। लिपिड परऑक्सीडेशन से आप देखे थे एथेरोस्क्लेरोसिस भी हुआ था, लिपिड परऑक्सीडेशन से जो रेडिकल जनरेट हुए, तो इसमें भी एचओ जनरेट होता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। तो जो है कहने का मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो है इस कंडीशन में भी, कैंसर के केस में भी काम आ सकते हैं उसका थेरेप्यूटिक्स में। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है डिक्रीज कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो इंड्यूस होने वाला कार्सिनोजेनेसिस है उसको डायरेक्ट स्कैवेंजिंग कर सकते हैं। स्कैवेंजिंग मतलब उसको नष्ट करती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को, तो उससे खतरा कम हो गया। ठीक है, तो इस केस में बताया ही आपको बीटा कैरोटीन है, वो साबित हुआ है बहुत प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट कैंसर, क्योंकि बीटा कैरोटीन जो है वो फोटो रिएक्टिव प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट से भी मतलब अल्ट्रा यूवी लाइट इंड्यूस्ड कार्सिनोजेनेसिस में काफी वो प्रोटेक्टिव होता है बीटा कैरोटीन।
बीटा कैरोटीन वो इम्यून का सिस्टम का भी एनहांसमेंट करता है हमारे अंदर, ठीक है। जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी का, उसको एनहांस करता है बीटा कैरोटीन। और साइटोटॉक्सिक लिम्फ, आपको अभी नहीं आएगा, 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनका काम होता है कैंसरस सेल्स और वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो बॉडी में है उनको एलिमिनेट करना। अपने ही सेल जो कैंसरस हो गए हैं या जो वायरस से इन्फेक्ट है उनको एलिमिनेट करना, ये काम है इसका। तो बीटा कैरोटीन जो है इनके एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसके लिए जरूरी है। सो दे नाउ डू दिस टू इफेक्टिवली। तो इम्यून एनहांसमेंट ये है। बीटा कैरोटीन लीवर के मेटाबॉलिज्म में भी उसका इफेक्ट है, क्योंकि लीवर में ये कार्सिनोजेंस जो है उसका लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। तो लीवर के मेटाबॉलिज्म को बीटा कैरोटीन एनहांस करता है कार्सिनोजेन, तो लीवर से एलिमिनेट होगा कार्सिनोजेन, तो बीटा कैरोटीन वहां भी लाभदायक है लीवर के थ्रू भी। विटामिन सी ये भी हेल्पफुल है इन प्रिवेंटिंग कैंसर। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी एक तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसामिन्स जो होते हैं उसको भी ये कम करेगा, ब्लॉक करता है नाइट्रोसामिन्स का फॉर्मेशन को। नाइट्रोसामिन्स इसके फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को एनहांस करता है। विटामिन सी इम्यून रेस्पॉन्स को एनहांस करेगा तो क्या होगा, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बढ़ा और वो इफेक्टिवली फिर एलिमिनेट कर सकते हैं कैंसरस सेल्स को। और आपका ये विटामिन सी लीवर को भी हेल्प करता है टू एक्सेलरेट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर एंजाइम्स, डिटॉक्सिफिकेशन बाय लीवर एंजाइम्स। ठीक है, विटामिन ई है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। इसका भी इम्यून सिस्टम में इसका एनहांस करता है इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को। और कैसे करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ये फेवर करता है, बढ़ा सकता है। इसके एब्सेंस में नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन गेट्स हैम्पर्ड। तो विटामिन ई एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी देने में ये करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसको बढ़ा देता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये सारे आपके जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं वो सेल मीडिएटेड भी हैं। नहीं, सेल मीडिएटेड ने एंटीबॉडी को छोड़ के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गया आपका फेगोसाइटोसिस डन बाय न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मस्ट सेल्स, रिलीज ऑफ द साइटोकाइन्स बाय मस्ट। इस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको बढ़ा सकते हैं। विटामिन ई, टी लिम्फोसाइट से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होता है TNF। इस TNF के प्रोडक्शन को विटामिन ए इंक्रीज कर देता है।
तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आए तो जान लो, जितना याद रहेगा उतना का नोट बना लेना नोट एग्जाम्पल सही। ठीक है। और ये और भी इसके रोल है विटामिन ई के। फिर इम्यून सिस्टम को ये स्टिमुलेट करके विटामिन ए कैंसर से हमें बचाता है। तो इन तीनों का एडमिनिस्ट्रेशन, विटामिन ई, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन का एडमिनिस्ट्रेशन हमको हमारे रिस्क को काफी ज्यादा घटा सकता है टू डेवलप द कैंसर। कैंसर होने का रिस्क सभी व्यक्तियों को है और हाई रिस्क है, लेकिन इस सबको हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्क है, तो इन रिस्क को घटाया जा सकता है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं फ्री रेडिकल्स इन एजिंग। 3 कंडीशन हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं फ्री रेडिकल्स से जो एराइज हो रहे थे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्सिनोजेनेसिस, और जो थर्ड वाला है हम इम्पोर्टेंट वन, फ्री रेडिकल एंड एजिंग के साथ इनका संबंध। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया है कि ह्यूमन बॉडी आप जानते ही हैं कि हमेशा जो है कांस्टेंट बैटल में है ह्यूमन बॉडी। और रिसर्च जो है सजेस्ट किया है कि फ्री रेडिकल चेंज, फ्री रेडिकल डैमेज जो है, फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो सेल्स को डैमेज करते हैं जिससे कि पैथोलॉजिकल चेंजेज होंगे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल, वो सारे चेंज एक्यूमुलेट होते गए, प्लस 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 प्लस, और लोगों को अपनी उम्र छुपाने की जरूरत पड़ती है। तो ये एजिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। और भी बहुत सारे डिजीज और डिसऑर्डर्स को भी होते हैं जो अभी हम पढ़े, एज के साथ एसोसिएटेड जो डिजीज है वो भी आ सकते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एजिंग के साथ एसोसिएटेड फीचर्स हैं वो अपीयर होंगे। तो मेजर मैकेनिज्म वही है, एजिंग कंट्रीब्यूट्स टू डीएनए, वो क्या है कि एक्युमुलेशन ऑफ सेलुलर एंड फंक्शनल डैमेज, वही एक्युमुलेट हो रहे हैं जिससे एजिंग हो रहा है। तो इससे बचने के लिए, हालांकि एजिंग से तो कंप्लीट नहीं बचा जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है अगर रिडक्शन हो जाए फ्री रेडिकल्स का, या उसके रेट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया जाए या हो जाए, या एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में लें जिससे कि वो न्यूट्रलाइज होते रहे। लेकिन वो भी प्रोसेस उतना लाभदायक एक सीमा तक नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जब जनरेट हुए तो तुरंत वही नियर बाय में क्विकली अटैक करेगा किसी पर। तो कोई जरूरी नहीं कि एंटीऑक्सीडेंट वहां पर उसको मिल ही जाए तुरंत, प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे तो वो मिल जाएंगे, ओके, लेकिन फिर भी चांस है कि मिस भी कर जाए। इसको मिलने से, इसके अटैक होने से पहले, एंटीऑक्सीडेंट के अटैक होने से पहले फ्री रेडिकल जो है बगल में है भी, तो भी हो सकता है वो मैक्रोमोलेक्यूल को अटैक करके उसको डिसरप्ट कर दे। तो इससे हम बच नहीं सकते, लेकिन इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इसके रेट ऑफ प्रोडक्शन को अगर डिले कर दे तो एजिंग भी डिले हो सकती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, यही उपाय है, हम लोग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और न्यूट्रिशनल देखा भी गया स्टडी में कि न्यूट्रिशनल और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो रिटार्ड करता है एजिंग प्रोसेस को और प्रिवेंट करता है डिजीज से भी हमें। ठीक है स्टूडेंट्स,
बहुत सारे Yes, sir. रिसर्च में ये पाया गया है, फ्री रेडिकल्स have the significant influence on aging. That free radical damage can be controlled by adequate antioxidant defense. Antioxidant डिफेंस अगर दिया जाए, बॉडी में प्रदान किया जाए, तो हम बच सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले ऐसे सैकड़ों जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। ठीक है, यानी एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, ऑप्टिमल इंटेक हो। क्यों? क्योंकि विटामिन ए और अभी जो बताया विटामिन ई, ठीक है ना, विटामिन सी तो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन ए और ई फैट सॉल्युबल है। और ज्यादा लेगा तो ये बॉडी के फैट में घुल जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इट विल रिमेन इन द बॉडी फैट थ्रू आउट द लाइफ। ये एब्जॉर्ब रहेगा अगर ज्यादा, हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। ओके, वो अलग फिर टॉक्सिसिटी काउज करेगा, हाइपर विटामिनोसिस। तो दो धारी तलवार है, कम लिया तो भी गया, ज्यादा लिया तो भी गया। तो ऑप्टिमल इनटेक of antioxidant nutrient should be taken because it may